सभी साथियों को नमस्कार। बटनेर क्लासेस हनुमानगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। और राजस्थान एकीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है। जैसे राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में कौन राज प्रमुख थे, कौन मुख्यमंत्री थे, कहाँ इसकी राजधानी थी। लेकिन आज अपने जिस एकीकरण की बात करना जा रहे हैं उस एकीकरण में आपको एक विस्तृत अध्ययन देखने को मिलेगा। राजस्थान के इस एकीकरण में हम यह भी देखेंगे कि एकीकरण से पहले किन किन शासकों ने प्रयास किया था राजस्थान की एक बड़ी इकाई बनाने में, किन किन रियासतों ने सहयोग किया था। इसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा मिलेगी। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के छोटे से लेकर बड़े से बड़ा एग्जाम जिसमें राजस्थान का एकीकरण पूछा जाता है, और इस एकीकरण को अपने पूरा करेंगे। और मेरा वादा है आपसे, इस वीडियो से बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम बात शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण की। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय राजस्थान में बात करें तो कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इन सभी को मिलाकर राजस्थान के रूप में एक बड़ी इकाई का निर्माण करना था। और इस इकाई के निर्माण के लिए जो जो चरण हुए, जिस प्रक्रिया के द्वारा इस एक बड़ी राजस्थान नामक इकाई का निर्माण हुआ, उस प्रक्रिया में क्या क्या घटित हुआ, क्या क्या रीजन रहे थे, किन रियासतों को किन कारणों से विलय किया गया, क्या दबाव डाला गया, इन सभी के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इन 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक राजस्थान का निर्माण करना था। और यही राजस्थान का निर्माण एकीकरण कहलाता है। अगर राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 से। एकीकरण निर्माण की प्रक्रिया है, यानी 18 मार्च 1948 को राजस्थान के प्रथम चरण का एकीकरण हुआ और इसमें एक संघ बना, मत्स्य संघ। यहां से लेके 1 नवंबर 1956 तक, यानी 1 नवंबर 1956 को जिस वर्तमान राजस्थान का निर्माण हुआ, इस पूरे समय में 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण होता है। लेकिन अपने बात इस 18 मार्च से स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने बात शुरू करेंगे मई 1946 से। अगर बड़े बड़े तौर पर देखा जाए तो एकीकरण में कुल समय 18 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगते हैं। लेकिन अपने आज का जो वीडियो है वो इसी पर आधारित है कि इस 18 मार्च 1948 से पहले क्या एकीकरण के लिए प्रयास हो रहे थे, क्या राजस्थान में एकीकरण से पहले भी ऐसा कोई प्रयास हुआ था कि एक विस्तृत इकाई का निर्माण हो, उसके बारे में आज अपने शुरू करने वाले हैं। तो आमतौर पर अपने पढ़ते हैं कि 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिला के एक राजस्थान का निर्माण हुआ। इसके बाद हम एक सारणी के द्वारा पढ़ते हैं 7 चरण, उनके उद्घाटन की डेट, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, ये सारा का सारा अपने पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं पढ़ेंगे। एकीकरण से अगर संबंधित बात करें तो अपने ये भी पढ़ा जाता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर है, आय के आधार पर है। ये सारी की सारी जो वन लाइनर चीज़ें हैं ये अपने एकीकरण के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले किन प्रक्रियाओं के अंतर्गत एकीकरण हुआ वो अपनी बात करते हैं। बात है मई 1946 की। और मई 1940 में भारत आया था एक मिशन जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन की एक योजना भी थी। इस कैबिनेट मिशन योजना ने ये घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतों को उनके सारे अधिकार लौटा दिए जाएंगे जो अधिकार अलग अलग समय पर संधि के द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सौंपे थे इन देशी रियासतों ने। मई 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना ने ये घोषणा कर दी थी कि जो अधिकार देशी रियासतों ने ब्रिटिश क्राउन को सौंपे थे वो सारे के सारे अधिकार इन देशी रियासतों को सौंप दिए जाएंगे। और इसके बाद 22 मई 1946 को 22 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई और ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वर्तमान में जो भी छोटी देशी रियासतें हैं, जो छोटी छोटी देशी रियासतें पूरे भारत में देखा जाए तो 563 और राजस्थान में देखा जाए तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो इस ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि छोटी छोटी रियासतों को आपस में मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण करना चाहिए या फिर अपने से बड़ी जो रियासत है उसमें विलय करके एक बड़े प्रांत या बड़े राज्य के रूप में हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई दबाव नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ये एक घोषणा थी, एक सलाह थी कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको अब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इन छोटी रियासतों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और जब ये घोषणा की गई तो इसके बाद अपने राजस्थान में भी हलचल मचना शुरू हो गया और राजस्थान की भी 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने एक बड़ी इकाई के निर्माण के लिए, यानी एकीकरण से पहले ही बड़ी जो रियासतें थी उनमें छोटी रियासतों का विलय करना या छोटी रियासतों को एक बड़ी रियासत के रूप में बनाना, ये सारे के सारे कार्य भी इस राजस्थान के द्वारा प्रयास किए गए। और राजस्थान में इस ब्रिटिश सरकार की घोषणा के बाद 3 राज्य मेवाड़, जयपुर और कोटा, इन 3 रियासतों के शासकों ने यह प्रयास किया था कि राजस्थान के जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनका एक संगठन बने। तो सबसे पहले तो अपनी बात करेंगे कि राजस्थान के शासकों के द्वारा विभिन्न राज्यों को एक इकाई में बदलने के जो प्रयास किए गए वो क्या थे। सबसे पहले अगर बात करें मेवाड़ की, इसे पहले थोड़ा वापस रिपीट कर देता हूं। मई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना ने ये घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतों के जो अधिकार अब ब्रिटिश क्राउन के पास है वो उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। इसके बाद 22 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा भी की कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको अब बड़ी रियासतों का निर्माण कर लेना चाहिए, यानी उनको मिल जाना चाहिए या फिर अपने पास में जो बड़ी रियासत है, जो बड़े प्रांत है, उनमें विलय कर देना चाहिए। और इस बात का प्रभाव पड़ा राजस्थान में भी और राजस्थान की 3 रियासतें मेवाड़, जयपुर और कोटा ने इन बड़ी इकाइयों के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं मेवाड़ के द्वारा एकीकरण के किए गए प्रयास के बारे में। सबसे पहले अपनी बात करते हैं मेवाड़ कि मेवाड़ के शासक के द्वारा एकीकरण के क्या प्रयास किए गए। मेवाड़ के इस समय महाराणा थे भूपाल सिंह। और मेवाड़ रियासत की बात करें तो सबसे प्राचीन रियासत भी मेवाड़ थी, लेकिन वो जो बातें हैं उनके बारे में अपने लास्ट में बात करेंगे। उससे पहले अपने बात करते हैं एकीकरण से पहले होने वाले प्रयास। और इस प्रयास में अगर अपने देखें तो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह और भूपाल सिंह चाहते थे कि एक राजस्थान यूनियन का निर्माण किया जाए। अब अपने ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आजकल क्या है कि अब मत्स्य संघ के उद्घाटन की डेट क्या है, कौन इसका प्रधानमंत्री था, ऐसे क्वेश्चन पूछना बंद हो गए। अब वर्तमान में पूछते हैं डीपली क्वेश्चन, पूरी व्याख्या सहित आपको पता होना चाहिए, उसमें से आप कर सकते हो। तो इसी कारण अपने पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान यूनियन के निर्माण का प्रयास किस शासक के द्वारा किया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह ने एक राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। अब इस राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया 25 और 26 जून को। 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में राजस्थान के सभी शासकों को आमंत्रित किया गया। सम्मेलन बुलाया तो इस सम्मेलन में कुल 22 शासकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कुल 22 शासक शामिल हुए और यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह ने ये प्रस्ताव भी रखा था कि राजस्थान की जो छोटी रियासतें हैं या बड़ी रियासतें हैं उन सभी को मिलकर एक इकाई का निर्माण कर लेना चाहिए।
इसके लिए एक समिति बनाए जाने का भी प्रावधान था और इस समिति का जो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होना था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया के.एम. मुंशी को। यानी राजस्थान यूनियन के लिए एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई और संवैधानिक सलाहकार बनाया गया के.एम. मुंशी को। और इस राजस्थान यूनियन के गठन के बारे में इस सम्मेलन में वार्ता की गई, लेकिन क्योंकि राजस्थान के सभी शासकों के विचार इसमें मिले नहीं और इस कारण इस सम्मेलन का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ और ना ही आगे कोई कार्यवाही हुई। चलते चलते लगभग 11 महीने बीत गए और 11 महीने के बाद 23 मई 1947 को एक बार फिर इसी राजस्थान यूनियन के निर्माण के लिए वापस उदयपुर में एक अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में महाराणा भूपाल सिंह ने एक चेतावनी भी दी और सभी रियासतों को यह चेतावनी दी गई कि अगर सभी राज्यों ने एकीकरण नहीं किया या एक अलग से इकाई की स्थापना नहीं की जिसमें समस्त राज्य के जो शासक है वो हों, तो एक बड़ी इकाई का अगर निर्माण नहीं किया गया तो छोटी रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और जब ये चेतावनी दी गई तो राजस्थान की जो छोटी रियासतों के शासक थे वो इस राजस्थान यूनियन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और बड़ी रियासतों की बात करें तो एक खुद मेवाड़, इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, इन शासकों ने इस चेतावनी को नहीं माना क्योंकि इनकी रियासतें बड़ी थी। तो इस राजस्थान यूनियन के निर्माण के लिए जब दूसरी बार 23 मई 1947 को वापस अधिवेशन बुलाया गया तो इस अधिवेशन में छोटे शासकों ने अपनी सहमति दी, लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासकों ने इस बात को नहीं माना। लेकिन जब इन शासकों ने नहीं माना तो जो बाकी शासक इसमें शामिल होने के इच्छुक थे उनके लिए एक समिति का गठन किया गया। यानी सभी शासकों ने जो राजस्थान यूनियन का हिस्सा बनने में अपनी सहमति दी थी उनके लिए एक विधान तैयार करवाना था और इस विधान के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। और इस समिति ने 14 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट कह सकते हैं, या अपना जो विधान था वो प्रस्तुत किया। और इस विधान में कुछ एक मुख्य बातें थी। तो एकीकरण से पहले जो सबसे पहले प्रयास किया गया महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा राजस्थान यूनियन बनाने का एक प्रस्ताव था। इस राजस्थान यूनियन के निर्माण के लिए 25 और 26 जून 1946 को उदयपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें कुल 22 शासकों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में एक संवैधानिक सलाहकार की भी नियुक्ति की गई के.एम. मुंशी को। और जब सम्मेलन बुलाया तो इस सम्मेलन में जो राजस्थान के शासक थे उनके आपसी मतभेदों के कारण कोई ज़्यादा बड़ा निर्णय नहीं हो पाया और इसके लगभग 11 महीने बाद 23 मई 1947 को उदयपुर में वापस दूसरा अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में चेतावनी के बाद छोटी रियासतों के शासकों ने इस राजस्थान यूनियन का हिस्सा बनने में अपनी सहमति दे दी, लेकिन जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के शासक इस बात को नहीं माने। अब बाकी राज्यों ने जो सहमति दी उनके लिए एक विधान तैयार करवाना था और इस विधान को तैयार करवाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की और इस समिति ने 14 फरवरी 1948 को अपना विधान प्रस्तुत किया। अब विधान में क्या था उसके बारे में अपनी बात कर लेते हैं। बात करें अपने राजस्थान यूनियन के विधान की, और ये जो विधान था ये प्रस्तुत होता है 14 फरवरी 1948 को। और इस विधान के बारे में कुछ एक मुख्य बातें थी। पहली बात यह थी कि राजस्थान की चाहे छोटी रियासत है चाहे बड़ी रियासत है, सभी रियासतों के सभी शासकों को समान माना जाएगा, यानी समानता का प्रावधान था। क्योंकि सबसे छोटी रियासत की बात करें तो शाहपुरा रियासत थी और सबसे बड़ी की बात करें तो मेवाड़ रियासत थी। अब इसमें ऐसा प्रावधान किया गया कि उसी लेवल पर तो महाराणा है
उसी लेवल पर शाहपुरा का शासक होगा। कोई असमानता नहीं होगी, बल्कि समानता के आधार पर सभी को बराबर माना जाएगा। एक तो ये विधान था। दूसरा, इस राजस्थान यूनियन में शामिल होने वाले सभी शासकों की एक कार्यकारिणी गठित की जाएगी और इस कार्यकारिणी में राजस्थान के सभी शासक शामिल होंगे। यानी इस राजस्थान यूनियन में जितने भी शासक शामिल होंगे उन सभी को इस कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा। अब कार्यकारिणी का सदस्य बना देंगे, लेकिन शासन चलाने के लिए या जो कार्य प्रणाली है उसको सुचारू चलाने के लिए एक अध्यक्ष की भी आवश्यकता होगी। तो तीसरा जो प्रमुख बिंदु था वो था अध्यक्ष के बारे में। अब इस विधान में ये व्यवस्था की गई कि इस अध्यक्ष का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और इसका चुनाव इस कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा। यानी कार्यकारिणी जिसमें राजस्थान के सभी सदस्य शामिल होंगे, सभी शासक सदस्य होंगे, वो सभी शासक मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और इस अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद इस कार्यकारिणी के द्वारा एक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इसके बाद चौथा इसमें प्रावधान था व्यवस्थापिका का, यानी एक व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा। और यहां समझने वाली बात है, इस व्यवस्थापिका के 2 सदन होंगे। इस व्यवस्थापिका के 2 सदन होंगे। एक द्विस्तरीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाएगा इस राजस्थान यूनियन के अंतर्गत। और इन 2 सदनों की अगर अपनी बात करें तो क्या क्या था वो देख लेते हैं। इसका जो होगा प्रथम सदन, इस प्रथम सदन में राज्यों से समान संख्या में सदस्य शामिल होंगे। यानी चाहे राज्य शाहपुरा है, चाहे मेवाड़ है, चाहे जोधपुर है, चाहे कोई है, सभी राज्यों से समान संख्या में सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा इस प्रथम सदन में। क्योंकि प्रथम सदन व्यवस्थापिका के 2 सदन जो होंगे उसमें एक सदन होगा प्रथम सदन, और इस प्रथम सदन में सभी राज्यों से समान संख्या में प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मान लो अगर 25 राज्य है तो इस सदन में 25 व्यक्ति होंगे। प्रत्येक राज्य से प्रत्येक अनुपात में प्रत्येक संख्या में समान होंगे। इसके बाद जो इसका होगा द्वितीय सदन, इस द्वितीय सदन में राज्य की जनसंख्या के आधार पर सदस्य होंगे। यानी जिस राज्य की जितनी जनसंख्या होगी उस राज्य से उस जनसंख्या के अनुपात में सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक प्रावधान था कि जनसंख्या न्यूनतम चाहे कितनी हो, न्यूनतम जनसंख्या या न्यूनतम प्रतिनिधि होगा वो 1 होगा। क्योंकि अगर जनसंख्या का कोई एक निश्चित आंकड़ा मानेंगे और उस जनसंख्या से नीचे के आंकड़े की कोई रियासत होगी तो उससे कम से कम एक सदस्य इस द्वितीय सदन में भी जरूर होगा। लेकिन अगर उस आंकड़े से ऊपर अगर जनसंख्या होती है तो उस जनसंख्या के अनुपात में इस द्वितीय सदन में संख्या चुनी जाएंगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात 5 नंबर, यहाँ पर एक मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। इन 5 मुख्य बातों के साथ राजस्थान यूनियन का विधान तैयार किया गया था 14 फरवरी 1948 को। लेकिन शासकों के आपसी मतभेद के कारण ये राजस्थान यूनियन बनाने का जो प्रयास था ये असफल हो गया। अपने बात की थी कि राजस्थान के 3 शासकों ने एकीकरण से पहले रियासतों को मिलाने का प्रयास किया था, लेकिन इन 3 जो रियासतें थी इसमें मेवाड़ प्रमुख था और मेवाड़ ने जो राजस्थान यूनियन बनाने का विचार किया था वो असफल हो गया। दूसरे प्रयास की बात करें तो वो होता है जयपुर के शासक द्वारा। और जयपुर की बात करें तो यहाँ के शासक थे सवाई मान सिंह द्वितीय। सवाई मान सिंह सेकंड के द्वारा प्रयास किया गया। सवाई मान सिंह के अगर अपनी बात करें दीवान की तो वो थे वीटी कृष्णामाचारी।
स्वाई मान सिंह सेकंड के दीवान वीटी कृष्णामाचारी के सहयोग से राजस्थान के राज्यों का एक संघ बनाने का प्रस्ताव था कि राजस्थान के राज्यों का एक संघ बना लिया जाए और इस संघ में राजस्थान की छोटी बड़ी किसी भी रियासत जो शामिल होना चाहिए उसका एक संघ बना लिया जाए। इस संघ में सभी रियासतें शामिल हो सकती हैं। इस संघ में ये व्यवस्था की गई कि मान लो 20 रियासतें शामिल होती है, इन 20 रियासतों का एक संघ बन गया। अब इस संघ के पास निश्चित रूप से कुछ अधिकार होंगे और जो बाकी अधिकार होंगे वो इन रियासतों में खुद के होंगे। जैसे बात करें तो उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा और जो पुलिस व्यवस्था है, सभी राज्यों के ये 3 अधिकार यानी उच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा और पुलिस अधिकार है वो इस संघ के पास रहेंगे। और इसके अलावा जितने भी अधिकार बच गए वो इन राज्यों के पास खुद के पास रहेंगे। यानी एक ऐसे संघ का निर्माण करना था जो इस 3 दृष्टि से केवल पूरे संघ पर नियंत्रण होगा, इस संघ का नियंत्रण होगा और इसके अलावा जितने भी कार्य बच गए हैं वो इन रियासतों के शासक अपने खुद के स्तर पर कर सकते हैं। लेकिन ये भी असफल हो गया। अब तीसरे प्रयास की बात करें तो वो नाम आता है कोटा। और कोटा के इस समय शासक थे महाराव भीम सिंह। कोटा जो कि हड़ौती प्रदेश का प्रमुख हिस्सा है, इस महाराव भीम सिंह की यह इच्छा थी कि एक हाड़ौती संघ का निर्माण किया जाए। जिस प्रकार महाराणा भूपाल सिंह एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे, वैसे ही कोटा के महाराव भीम सिंह एक हाड़ौती संघ का निर्माण करना चाहते थे और इस संघ में प्रमुख रूप से शामिल करने चाहते थे कोटा को, बूंदी को और झालावाड़ को। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान की सबसे नवीन रियासत थी, झाला मदन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कोटा से इसको अलग किया था और अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाली ये एकमात्र रियासत थी। 1938 में इस रियासत की स्थापना होती है, जिसकी बात अपने जब पूरा एकीकरण पढ़ लेंगे उसके बाद भी करेंगे। तो कोटा के महाराव भीम सिंह चाहते थे कि एक हाड़ौती संघ का निर्माण हो और इसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल हो, क्योंकि उस समय 12 का निर्माण नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखना भी इस हाड़ौती संघ में वर्तमान में जो 12 है वो 12 उस समय नहीं था, उस समय केवल 3 थे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। और इन तीनों के सहयोग से महाराव भीम सिंह एक बृहत्तर कोटा का निर्माण करना चाहते थे। लेकिन इस कोटा शासक के प्रमुख विरोधी बूंदी के शासक थे, इसलिए इस संघ का भी निर्माण नहीं हो पाया। इसके बाद एक और प्रयास किया गया वागड़ संघ बनाने का। जो निर्णय था वो लिया था डूंगरपुर के महारावल ने, और डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह। और इस वागड़ संघ में शामिल करना चाहते थे बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, प्रतापगढ़ को और उसके पास जो छोटी छोटी रियासतें थी। लेकिन यह वागड़ संघ बनाने का जो विचार था ये भी बाद में असफल हो गया। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो राजस्थान के एकीकरण से पहले कुल 4 प्रकार के प्रयास हो चुके थे। एक, राजस्थान को बड़ी इकाई बनाने के लिए या सभी राजस्थान की रियासतों का एकीकरण करने के लिए। एकीकरण से पहले 4 प्रयास हुए थे। सबसे पहला प्रयास मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह के द्वारा किया गया, जो राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। दूसरा प्रयास जयपुर के स्वाई मान सिंह सेकंड ने किया था, लेकिन यह भी असफल हो गया। तीसरा प्रयास कोटा के महाराव भीम सिंह ने किया, ये भी असफल हो गया। और चौथा प्रयास डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने किया था, ये भी असफल हो गया। और जब प्रयास असफल हो गए, इसके बाद जो भारत सरकार का रियासती सचिवालय था उसने मेहनत की और इसके बाद निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद अपने बात करते हैं रियासती सचिवालय की।
क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार समस्त देशी रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया और मुक्त करने के बाद उनके पास ये अधिकार था कि चाहे वो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, या फिर अपनी स्वतंत्र अधिकार भी रख सकता है। तो जब ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो गई तो भारत सरकार ने इन रियासतों के एकीकरण के लिए एक सचिवालय का निर्माण किया, जिसे रियासती सचिवालय कहा जाता है। और इस रियासती सचिवालय की स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। इस रियासती सचिवालय की स्थापना होती है दिल्ली में, यानी इसका जो केंद्र था, इसका जो प्रमुख दिल्ली में इसका प्रमुख केंद्र था। इस रियासती सचिवालय के अगर अध्यक्ष की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस रियासती सचिवालय के सचिव बनाए गए थे वीपी मेनन को, और इसके अलावा इसमें अनेक मंत्री भी मौजूद थे। तो रियासतों के एकीकरण के लिए इस रियासती सचिवालय का गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को, और इसका प्रमुख कार्य था भारत की समस्त रियासतों का भारत में विलय करना। और इस कारण इस रियासती सचिवालय के द्वारा ही राजस्थान में एकीकरण के प्रयास किए जाते हैं। अब 5 जुलाई 1947 को इस रियासती सचिवालय की स्थापना हो चुकी थी, और रियासतों की बात करें तो 563 रियासतों का एकीकरण करना था, जो कि एक बहुत ही समस्याजनक कार्य था। इसके अलावा अगर रियासतों का एकीकरण करेंगे तो यहाँ पर रियासतों की समस्याएं भी आएगी, एकीकरण में विलय संबंधी समस्याएं भी आएगी। तो इस रियासतों के विलय संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी एक और मंडल की स्थापना की गई, यानी रियासती सचिवालय का प्रमुख कार्य था रियासतों का विलय करना। और जब रियासतों का विलय किया जाएगा तो यहाँ पर अनेक समस्याएं आएगी, और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक मंडल की स्थापना की गई, जिसे कहा जाता है नरेंद्र मंडल। पच्चीस जुलाई 1947 को इस नरेंद्र मंडल की एक बैठक होती है दिल्ली में, और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं स्वतंत्र भारत के अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। नरेंद्र मंडल की जो 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में बैठक हुई, इस बैठक की अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। और इस बैठक में रियासतों के विलय से संबंधित नियम बनाए गए, शर्तें बनाई गई, और इसके अलावा प्रपत्र बनाए गए, और इन प्रपत्रों और शर्तों की अपने यहाँ पर बात करेंगे। प्रपत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 प्रमुख प्रपत्र बनाए गए, यानी रियासतें जब भारत सरकार में विलय करेगी तो उनको इन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, और इसीलिए 2 प्रकार के प्रपत्र इस नरेंद्र मंडल की बैठक में बनाए गए। क्या थे उसके बारे में अपने देख लेते हैं। एक प्रपत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और इसके अलावा एक प्रपत्र था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। रियासतों के विलय से संबंधित 2 प्रकार के प्रपत्र इस नरेंद्र मंडल की बैठक, जो कि 25 जुलाई 1947 को हुई, इस बैठक में 2 प्रकार के प्रपत्र बनाए गए, यानी रियासतों के जो शासक होंगे उनसे इन पत्रों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। इसके लिए जो 2 प्रपत्र थे, पहला था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये जो 1 नंबर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये एक प्रकार से विलय प्रपत्र था, यानी इस प्रपत्र के लिए कोई शर्तें या कोई नियम लागू नहीं थे, बल्कि कोई भी रियासत का राजा
इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके भारत सरकार में शामिल हो सकता है, भारत संघ में अपने राज्य का विलय कर सकता है। और इस प्रपत्र की बात करें तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की एक रियासत थी। इस विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे बीकानेर शासक ने, जो इस समय थे शार्दुल सिंह। एस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले शासक थे बीकानेर के शार्दुल सिंह। और इस प्रपत्र के अंतर्गत केवल हस्ताक्षर करके भारत संघ में अपना विलय करना था, तो इस प्रपत्र के लिए कोई शर्तें वगैरह लागू नहीं थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रपत्र था वो था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। इसके अनुसार कोई भी शासक कुछ समय के लिए यथास्थिति रख सकता है या स्वतंत्र रहने की घोषणा कर सकता है। और यह सबसे बड़ी समस्या थी। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में या तो कुछ समय के लिए यथास्थिति रखी जा सकती है, भी अभी मैं ना एकीकरण करूंगा, ना विलय करूंगा, ना इधर शामिल होऊंगा, ना इधर होऊंगा, बल्कि कुछ समय के लिए मैं सोच विचार करूंगा, तो वो इस प्रपत्र पर साइन कर सकता था। और इसके अलावा स्वतंत्र रहने की अगर कोई घोषणा करता है तो वो इस प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इस विलय पत्र पर कोई हस्ताक्षर कर देगा तो वो तो भारत संघ में शामिल हो ही जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी यहाँ वाले की, क्योंकि अधिकांश शासक यहाँ पर स्वतंत्र रहना चाहते थे और इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्र रहने वाली जो रियासतें थी उनके लिए यहाँ पर 2 नियम बनाए गए। और अगर ये 2 नियम या जो 2 शर्तें हैं, इन शर्तों को वो रियासत पूरा करती है तो वो स्वतंत्र रह सकती है। और ये जो 2 नियम थे उसमें पहला था कि राज्य की जनसंख्या यानी रियासत की जनसंख्या 10 लाख कम से कम होनी चाहिए, तो ही वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। दूसरी शर्त, उस राज्य या रियासत की आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपए से कम इनकम है और 10 लाख से कम जनसंख्या है तो वो रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती। अगर जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन आय कम है तो भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, और आय 1 करोड़ से ज़्यादा है, जनसंख्या कम है तो भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। और अगर ये दोनों शर्तें पूरा करती है तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। ये प्रमुख 2 शर्तें यहाँ पर बनाई गई। और ये जो 2 शर्तें हैं एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या पता पूछ लिया जाए कि इन 2 शर्तों का संबंध किस एग्रीमेंट से है। तो एग्रीमेंट भी यहाँ पर 2 प्रकार के थे। एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर 2 शर्तें लागू की गई। और अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टोटल 4 रियासतें इन शर्तों को पूरा कर रही थी। पहली रियासत थी मेवाड़। मेवाड़ की जनसंख्या भी 10 लाख से ज़्यादा थी और आय भी 1 करोड़ से अधिक थी। दूसरी रियासत थी जयपुर। तीसरी रियासत थी जोधपुर या इसे मारवाड़ भी कहा जाता है। और चौथी रियासत थी बीकानेर। पच्चीस जुलाई 1947 को जो 2 प्रपत्र, जो 2 शर्तें प्रमुख रूप से लागू की गई थी, उन शर्तों को पूरा करने वाली राजस्थान में 4 रियासत थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। यानी देखा जाए तो अब राजस्थान की 4 रियासतें स्वतंत्र भी रह सकती है। और इसी कारण इन रियासतों को एकीकरण में दबाव नहीं डाला गया, बल्कि कूटनीति के द्वारा इन्हें शामिल किया गया। इसके बाद अपने बात शुरू करेंगे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। और इसके बाद जो भारत में दंगे हो रहे थे उनका प्रभाव इस राजस्थान में भी पड़ा। और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो अलवर और भरतपुर में मेव मुसलमानों के द्वारा विद्रोह शुरू हो गए थे, दंगे शुरू हो गए थे, जो कि एक पृथक राज्य मेवस्तान बनाने की जो घोषणा कर रहे थे या चुनौती दे रहे थे। तो अपने अगले पार्ट में शुरुआत करेंगे राजस्थान के एकीकरण की, और एकीकरण किन चरणों में हुआ पहले चरण से अपने बात करेंगे। तो अगर आपको ये पूरा मैटर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।